हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर ज़िला। आज से हम शुरू कर रहे हैं एचएससी इकोनॉमिक्स की पेपर सोल्यूशन सीरीज़। 2023 का इकोनॉमिक्स का पेपर पूरा मैं सॉल्व कराऊंगा आज के वीडियो में। आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए और पूरा सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ कराऊंगा। ये नहीं कि सिर्फ बता दूंगा, पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। धीरे धीरे आप लोग के सारे क्वेश्चन, सारे डाउट भी सॉल्व करूंगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से आप लोग बात कर सकते हैं। एक मेरा क्या बोलते हैं व्हाट्सअप मैंने चैनल बनाया है, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको सारी अपडेट्स मिल सकती है। और फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ आप लोग को। ये अगर पेपर आप लोग को पीडीएफ चाहिए इसकी, तो देखिए पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है। ये पीडीएफ सेम ओरिजिनल कॉपी आप लोग को मिल सकती है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन के लिए आप लोग के लिए मैं वेबसाइट की लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से ये सोल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। पूरे चैप्टर के सोल्यूशन सीरीज़ और चीज़ें मैंने बनाया है। बाकी चैप्टर्स अकाउंट्स के भी सॉल्व कराया है, इकोनॉमिक्स के कुछ भी सोल्यूशंस है, एक्सप्लेनेशंस है चैप्टर्स के। तो आप लोग उसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जाके उनको पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर मैं फ्लैश कर रहा हूँ, पेपर आपके सामने है। पेपर का पहला क्वेश्चन है आप लोग का, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज। माइक्रो इकोनॉमिक को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो हम लोग को ऑप्शन दिए थे, इनकम थ्योरी, प्राइस थ्योरी, ग्रोथ थ्योरी, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो हम लोग को अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। जैसे उसके स्कोप में हम लोगों ने पढ़े थे कि स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़े हैं कि प्राइस थ्योरी बराबर ना, फिर फैक्टर प्राइसिंग, फिर इकोनॉमिक वेलफेयर, वो हम लोगों ने उसके फैक्टर्स में स्कोप में हम लोगों ने पढ़े थे। तो उसी का आंसर है प्राइस थ्योरी, उसमें आप लोग को समझ जाएगा। मैनी मार्केट फेसेस शॉर्टेज ऑफ फंड्स ड्यू टू। बहुत सारे मार्केट में फंड का शॉर्टेज होता है, किस वजह से? तो लिखा है देखो, इन एडुकेट सेविंग, ग्रोइंग डिमांड फॉर कैश, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उन्होंने लिखा है इन एडुकेट सेविंग्स, इसका आंसर है, क्योंकि जो सेविंग्स होती है उतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए मनी मार्केट में शॉर्टेज होता है पैसों का। नेक्स्ट है हम लोग का, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी बिकम्स नेगेटिव व्हेन टोटल यूटिलिटीज ऑफ द कमोडिटी इज। तो अगर आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का आपने टेबल पढ़ा होगा या उसका आंसर पढ़ा होगा, तो आप लोग को पता होगा कि मार्जिनलिटी ऑफ कमोडिटी बिकम नेगेटिव। मार्जिनलिटी क्या होती है, नेगेटिव में कम आने लगती है जब टोटलिटी क्या होती है, फॉल होने लगती है। तो यहाँ पे देखो आंसर दिया आप लोग का फॉलोइंग, ठीक है। नेक्स्ट, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ एनी गवर्नमेंट शोज। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब जो गवर्नमेंट है पब्लिक के ऊपर जो एक्सपेंड करती है, मतलब जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ या बाकी एक्टिविटीज़ पे गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, वो क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, वो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट ट्रेंड। कांस्टेंट मतलब बराबर चलते रहते हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड क्या होती रहती है, जो पब्लिक का गवर्नमेंट का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो क्या होती है, मोस्टली इंक्रीज होते रहता है। तो वो आप लोग का आंसर रहेगा बी। दूसरे में लिखा है, तीसरे में लिखा है डिक्रीजिंग, फ्लक्चुएटिंग, तो ऐसा नहीं होता है। मोस्टली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, बढ़ता ही रहता है। द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स मतलब लो क्वालिटी गुड्स, जिसको हम लोग गिफन गुड्स भी बोलते हैं, बराबर ना। तो उसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, डायरेक्ट, इनवर्स, नो इफेक्ट, और कैन बी डायरेक्ट और इनवर्स। तो इसका आंसर आएगा आप लोग का इनवर्स, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, बराबर ना, तो वैसे वैसे तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, तो वैसे वैसे इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या होती है, कम होती है। बल्कि नॉर्मली ऐसा होता है कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ती है तो इन्फीरियर लो क्वालिटी गुड्स यूज़ करना कर लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अगर इनकम, कैसे इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग बता रहा हूँ, अगर इनकम बढ़ी तो इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स, इन्फीरियर जो क्वालिटी गुड्स होते हैं उनकी डिमांड क्या होती है, कम होती है। क्यों ऐसा? मोस्टली तो लोग बोलेंगे इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ना चाहिए, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी गुड्स की डिमांड बढ़ती है। जो कम क्वालिटी गुड्स, जब कमाई बढ़ती है लोगों की, तो लो क्वालिटी गुड्स लोग खाना क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, महंगी चीज़ें खाएंगे, तो इसलिए ऐसा होता है। अब आते हैं हम लोग का सेकंड पार्ट बी, ऑब्जेक्टिव। आप लोग का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, पूरा ऑब्जेक्टिव आता है आप लोग को और बहुत सिंपल होता है। अगर आप लोगों ने क्या बोलते हैं 20 मार्क्स स्कोर करना है तो आप लोग को बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे से आप लोग स्कोर कर सकते हैं। आगे चल के कोशिश मेरी ये होगी कि और भी बहुत सारे लाइव लेक्चर्स के लिए आऊँ, आप लोग के कुछ जो प्रॉब्लम्स हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। आप लोग उससे जुड़ेंगे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं लाइव ही आ जाऊँगा। कुछ आप लोग के प्रिपरेशन के हिसाब से, कैसे आप लोग को प्रिपरेशन करना है वगैरह वगैरह, उसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं और भी लाइव आके मैं आप लोग से डिस्कशन कर सकता हूँ 1 to 1। चलिए, अब सेकंड है हम लोग का फाइंड द ऑड वर्ड आउट। अब इसमें से ऑड हम लोग को निकालना है। तो पहले लिखा देखो रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। अब रेवेन्यू को जुड़े हुए मतलब जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू होती है उसकी बात करें तो रेवेन्यू कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा अलग है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट। तो सबसे अलग क्या है इसका, टोटल कॉस्ट, क्योंकि बाकी सब जुड़े हुए रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट है, जो ये है कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, तो वो अलग हो गया। अब लिखा है क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल मतलब जो गवर्नमेंट जो पैसा
जो उधारी मार्केट में चल रही है, बराबर ना, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा टूल यूज़ करती है? तो बैंक रेट बढ़ा देंगे तो क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन, फॉरेन एक्सचेंज रेट, वेरिएबल रिजर्व रेशो, तो इसका हम लोग का आंसर आएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर फॉरेक्स जो है उनका रिलेशन क्रेडिट कंट्रोल से नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि फॉरेक्स से पैसा जो मार्केट में पैसा फ्लो हो रहा है, लोन वगैरह वो सब चीज़ें, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप हम लोग 3 पढ़े थे, बराबर ना, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ये जो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है ये अलग है, क्योंकि ये आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑड वन। नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट को टैक्स के बाहर रेवेन्यू आता है, वो हम लोग का कौन सा है? रेवेन्यू की बात चल रही है, बराबर है। नॉन टैक्स रेवेन्यू तो फीस, पेनल्टी दोनों नॉन टैक्स है, बराबर ना। स्पेशल लेवी ये भी नॉन टैक्स है। ये वेल्थ टैक्स जो है ये टैक्स रेवेन्यू, वेल्थ टैक्स जो हम लोग का होता है, क्योंकि जो ये फीस लेते हैं हम लोग टैक्स के बोल के नहीं लेते, ये फीस है। पेनल्टी मतलब किसी को हम लोग पेनल्टी करती, गवर्नमेंट पेनल्टी चार्ज करती है, कोई लेट पेमेंट हो गया या कुछ उसने लॉ तोड़ा तो पेनल्टी चार्ज करती है, तो वो टैक्स नहीं होता है। और स्पेशल लेवी मतलब जो स्पेशल गवर्नमेंट चीज़ें क्या बोलते हैं फीस लेती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल लेवी, तो वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू है। जो वेल्थ टैक्स होता है वो टैक्स वाला है, इसलिए हम लोग को उसको निकालना है बाहर, क्योंकि बाकी सब नॉन टैक्स वाले हैं, सिर्फ ये वेल्थ वाला टैक्स रेवेन्यू है। टाइप्स ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी और वैल्यू इंडेक्स नंबर। अगर आप लोगों ने इंडेक्स नंबर का चैप्टर नंबर 6 पढ़े हैं तो उसमें आप लोग को मालूम पड़ेगा कि लास्ट प्राइस जो है वो वेटेड इंडेक्स नंबर का पार्ट है, और बाकी तीनों जो दिया है यहाँ पे ये सब बाकी प्राइस इंडेक्स नंबर का पार्ट है, सिंपल इंडेक्स नंबर का, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर बी ऑड वन। क्वेश्चन नंबर सी जो है 1 का सी, इकोनॉमिक टर्म्स आप लोग को बताना है कि टर्म लिखना है, कोई भी वर्ड दिया रहेगा तो लिखा देखो। द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज टर्न आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। जो हम लोग साल भर में गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं और उसकी जो वॉल्यूम होता है, जो उसकी वैल्यू होती है सर गुड्स एंड सर्विसेज की पूरे साल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डुप्लीकेशन। डुप्लीकेट मतलब डबल काउंट नहीं करेंगे उसको, तो उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे। ऐसे डिज़ायर जो हम लोग का डिमांड की डेफिनेशन थी ना, डिमांड की डेफिनेशन ये था कि उसमें लिखा था देखो, डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू पे प्लस एबिलिटी टू पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिमांड। नॉर्मली डिमांड का मतलब हम लोग सोचते हैं कि मांग, कोई किसी ने कुछ मांगा या कुछ डिमांड करा तो उसको हम डिमांड समझते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड का मीनिंग अलग है। उसमें डिज़ायर मतलब चाहत भी होना चाहिए कि उसको खरीदना है, फिर विलिंगनेस टू परचेस मतलब उसको ये भी होना चाहिए कि उसको क्या करना है, वो चीज़ खरीदना है, मतलब वो इसका विल है वो चीज़ खरीदेगा। डिज़ायर तो होता है कि मेरे को हाँ ये चीज़ चाहिए, तो ये डिज़ायर हो गया। विलिंगनेस मतलब उसको चाहत भी होना चाहिए कि मैं उसे खरीदूंगा, और एबिलिटी पे मतलब खरीदने की चाहत भी है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो भी उसको हम लोग डिमांड नहीं बोलेंगे। जब ये तीनों चीज़ होगी तभी ही डिमांड बोलेंगे। नेक्स्ट लिखा है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स टू चेंज इन इट्स प्राइस। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांड, बराबर ना। तो तुम्हारी क्वांटिटी चेंज में कितना डिमांड आता है, अगर उसकी प्राइस में चेंज आता है तो इसको बोलते हैं हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आप लोग ने चैप्टर नंबर 3B पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम पड़ेगा, इसके अंदर ये चैप्टर के अंदर था प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्लास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर ये टॉपिक हम लोग को था, बराबर ना। उसके अंदर फिर प्राइस के भी अलग अलग टाइप है, रिलेटिव इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक, तो सब लोग को पढ़ना है, यूनिटरी इलास्टिक। कम आगे वेरी रियलिस्टिक कंपटीशन नेचर, सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक कौन सा है, रियलिस्टिक में कौन सा रियल में हम लोग को देखने मिलता है, ऐसा कौन सा कंपटीशन है। चैप्टर नंबर हम लोग का ये आप लोग का 5 है, उसमें आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को मालूम पड़ेगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन दिया है। तो सबसे रियल होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो हम लोग को एक्चुअल में हम लोग को हमारे आसपास हम लोग को देखना मिलेगा, खास करके साबुन का मार्केट, इसका मार्केट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही आता है। नेक्स्ट लिखा है स्वाति परचेस अ रेनकोट फॉर हर फादर इन रेनी सीजन। स्वाति ने क्या खरीदा है, अपने फादर के लिए रेनकोट खरीदा है, कौन से सीजन में, रेनी सीजन में। तो रेनी सीजन मतलब अगर कोई एक टाइम के हिसाब से हम लोग चीज़ खरीदते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं, वो जो हम लोग को फायदा देती है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम यूटिलिटी, बराबर ना। तो यहाँ पे आएगा हम लोग का टाइम यूटिलिटी, आंसर आएगा। आप लोग को इसका पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने सेकंड चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे तो उसमें यूटिलिटी एनालिसिस आप लोग को मालूम होगा। अब आते हैं डी पे, असर्शन एंड रीजनिंग। अब क्या होता है कि मोस्टली ना जो असर्शन और रीजनिंग होता है स्टूडेंट लोग को समझता ही नहीं कि इसको किस तरह से करना है या इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो असर्शन का मतलब ये है कि एक कोई स्टेटमेंट रहेगा नॉर्मल सा, वो आप लोग को राइट है कि रॉन्ग पता करना है। फिर वो जो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए जो नीचे रीज़न दिया रहता है, क्या वो रीज़न ऊपर वाले स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। जैसे अभी मुंबई में कल बारिश होगी, मुंबई में कल बारिश हुई, तो क्या बोलते हैं, फिर अगर ऊपर लिखा था कि मानसून के बादल जमा हो गए या मानसून के बादल आए, तो दोनों एक दूसरे का क्या है, रीज़न भी बराबर है और एक्सप्लेनेशन भी बराबर है।
तो इस तरह से हम इसको दोनों को क्या बोलते हैं रिलेट कर सकते हैं। कभी कभार दोनों राइट होते हैं लेकिन एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन मतलब रीज़न बराबर नहीं होता है, मतलब रीज़न जो है ऊपर वाले क्या बोलते हैं पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार स्टेटमेंट ही दोनों गलत होते हैं। तो जैसा आप लोग को क्वेश्चन में चलेगा वैसा आप लोग को समझना रहेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं पहला असर्शन। इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो प्राइस किससे डिसाइड होता है? डिमांड और सप्लाई से, बराबर है। तो सही बात है, कॉम्पिटिशन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डिमांड और सप्लाई क्या करते हैं? प्राइस को डिसाइड करती है। तो पहला स्टेटमेंट तो राइट है, तो मतलब ए हम लोग का क्या है? ट्रू है। अब दूसरा क्या दिया हुआ है? द नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इज सो लार्ज दैट वन पर्सन कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइजेस। बायर और सेलर बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब ना बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर है, इसकी वजह से कोई प्राइस पे असर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोग का जो रीज़न है वो ऊपर की बात को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि ऊपर प्राइस की बात हो रही है और उसको ही एक्सप्लेन किया गया नीचे। तो दोनों करेक्ट भी है और जो रीज़न है वो ऊपर वाले एक्सप्लेनेशन का रीज़न भी बराबर है। तो लिखा देखो ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, नहीं, दोनों राइट है। ए इज फॉल्स आर इज ट्रू ऐसा भी नहीं है, दोनों राइट है ना, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट बराबर है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ट्रू है। और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो आर है ये एक्सप्लेनेशन भी है बराबर है किसका? ए का। ठीक है, चलिए। कभी कभार होता है कि दोनों ट्रू होंगे लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, तो फिर हम लोग का आंसर क्या आएगा? डी आएगा। ऐसा भी हो सकता है। अब असर्शन क्या दिया है सेकंड वाले में? देखिए, अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसने क्या बोला? अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है और दूसरी प्रोडक्ट की क्या बोलते हैं डिमांड पे क्या हो रहा है? असर आ रहा है। प्राइस एक का चेंज हुआ, दूसरे समझ एग्जाम्पल प्राइस चेंज हुआ कॉफ़ी का, डिमांड चेंज हो रहा है क्या बोलते हैं तुम्हारा? टी का, चाय का। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस इलास्टिक डिमांड। तो ये तो बराबर है, स्टेटमेंट पहला वाला बराबर है, ए वाला मतलब असर्शन बराबर है। रीजन लिखा है चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम लीड टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अगर इनकम चेंज होगी तो क्वांटिटी प्रोडक्ट की क्वांटिटी में जो डिमांड होगी क्या होगी? चेंज होगी। तो ये भी बराबर है। लेकिन जो ऊपर वाला असर्शन है रीज़न बराबर नहीं है, उसका जो रीज़न है उससे जुड़ा हुआ नहीं, क्योंकि वो क्रॉस इलास्टिक डिमांड की बात कर रहे हैं और ये तो कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। तो दोनों करेक्ट हैं लेकिन रीज़न जो है असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम लोग आंसर आएगा इसका डी। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट लिखा हुआ असर्शन क्या लिखा? देखिए थर्ड में, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट अकाउंटेड फॉर इन द स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? फॉर द नेशनल इनकम, बराबर ना। अगर हम लोग सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या के लिए कर रहे हैं? सेल्फ कंजप्शन, मतलब बराबर किसान जो होता है बहुत सारी चीज़ें बहुत सारा अनाज उगाता है, तो कुछ ना कुछ उसका पार्ट क्या करता है? अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए रखता है। तो क्या उसको हम लोग नेशनल इनकम में लेते हैं क्या? ये हम लोग को लिखा है, ठीक है ना, इज़ नॉट अकाउंटेड फॉर इन द नेशनल इनकम नेशनल इनकम में उसको लेते नहीं है। तो ये बराबर है। द प्रोडक्ट केप्ट फॉर सेल्फ कंजप्शन डू नॉट एंटर द मार्केट। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट होता है मार्केट में नहीं आ पाते, तो हम लोग उसका अंदाज़ा लगा पाते हैं। तो दोनों बराबर है और एक्सप्लेनेशन भी, रीज़न भी क्या है? बराबर है उसका वो। तो इसका आएगा बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब फोर्थ पे आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज अंडरटेकन बाय द कमर्शियल बैंक्स। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट होता है, फॉरेन एक्सचेंज जो दूसरी कंट्री से हम लोग एक्सचेंज करते हैं, डॉलर्स रुपीज़ में कन्वर्ट होता है, वो सब चीज़ें। तो क्या वो कमर्शियल बैंक करते हैं? नहीं, वो कौन करता है? आरबीआई करता है। तो मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। दूसरा लिखा है आरबीआई हैज़ टू मेंटेन द ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपीज़ एंड इंश्योर इट्स स्टेबिलिटी। आरबीआई क्या करता है? ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपीज़ मेंटेन करता है ताकि उसकी क्या रहे, वो तुम्हारा स्टेबल रहे एक्सचेंज रेट, बराबर ना। तो ये सेकंड वाला हम लोग का क्या स्टेटमेंट बराबर है। तो मतलब ए इज़ रॉन्ग और आर इज़ ट्रू। मतलब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोग का फॉल्स है, सेकंड क्या है? ट्रू है। तो आप लोग का आंसर आएगा बी। आगे लिखा हुआ है सप्लाई इज रिलेटिव टर्म। सप्लाई कौन सा टर्म है? रिलेटिव, मतलब क्या होता है? अलग अलग हो सकता है, डिपेंड, बराबर ना, ऐसा लिखा उसने। तो ये बराबर है। सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। और सप्लाई हमेशा किसमें एक्सप्रेस करते हैं हम लोग? प्राइस, टाइम और क्वांटिटी। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? बराबर है। और आर जो है ए का एक्सप्लेनेशन भी, क्योंकि रिलेटिव बता रहा है कि वो प्राइस के हिसाब से अलग हो सकता है, टाइम के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से अलग हो सकता है। तो लिखा है उसने, देखो आंसर क्या हम लोग का? सी। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स हम लोग को करना थे। ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोग को। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2A और 2B सॉल्व करेंगे। पूरा आप लोग को वो एक्सप्लेन कराऊंगा मैं। आप लोग को इसका सोल्यूशंस के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से आके सोल्यूशन देख सकते हैं। पेपर डाउनलोड करना है तो पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। धीरे धीरे मैं सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो बनाऊँगा। आप लोग वीडियो क्या बोलते हैं अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। और आप लोग को चैनल पे क्या बोलते हैं, मेरे व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आप लोग को नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।